पूरा पीटना अच्छा नहीं लगता। मैंने इसलिए नहीं दी, अगर कोई ज़रूरतमंद था तो जो मैं कर सकता था अपनी ज़ाती जेब से पाइप खरीद के दी जाए यार, कम से कम पानी का कनेक्शन लगा घर। ये हालात रहे हमारे। अब इन हालात से निपटने के लिए टंकी वंकी भी देते होंगे। टंकी तो हमारे पास ना है। तो एक ने मांगी इधर मुझे एक बार, मैंने कहा मेरे पास नहीं है। यही इसी इलाके में मैं जा रहा था, बुजुर्ग आदमी था, उसने मैंने कहा कहाँ, रमज़ान का महीना था, मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास टंकीज़ तो है नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगा टंकी। कहता नहीं भैया, तो वो कहते हैं भैया तो बगल में मिलती हैं 10-10 टंकियाँ। मैंने कहा बगल में मिलती तो 1900 लो, मेरे पास नहीं है भाई, मेरे पास है ही नहीं। मैं खुद मजदूर आदमी हूँ, सुबह शाम तक दौड़ धूप करता हूँ, अपना भी तो गुजारा करना होता, दौड़ धूप करके वो करता हूँ। मैं कहाँ से लाऊंगा, 2 नंबर का पैसा होता तो देखते। लेकिन वैसे भी एक चीज़ सुनिए, एक और चीज़ बता दूँ, ये जो हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में ये जो रिश्वत दे के लोगों को सियासत के लिए मोटिवेट करना, ये सबसे बड़ा जुल्म है लोगों को साथ। जब आप लोगों को ये रिश्वत लोग लेते समय ये सब क्यों नहीं सोचते? देखिए लेने वाला तो देगा, लेकिन लेने वाला क्यों नहीं? मैं बताता हूँ, वो जो लेने वाला उसका इतना विजडम नहीं है, उस बेचारे की इतनी अकल नहीं। उसको शूर तो आपने देना है ना, उसकी अकल तो आपने बनानी कि भाई ये गलत है। लेकिन बजाय उसको गलत कहने के आप इधर से उसको कह रहे ये ले भाई, आप उसको करप्ट बना रहे हो। आप उसके साथ भलाई नहीं कर रहे हो ये चीज़ें दे के, आप उसकी नस्लों के साथ तबाही कर रहे हो ये चीज़ें दे के, रिश्वत दे के। मुझे बताइए, कोई मैं चैलेंज करके बताऊं, नहीं कर रहे हैं गलत आप उसके साथ। जब आप किसी को टंकी दे रहे हो रिश्वत में, सियासत के लिए पाइप दे रहे हो या कोई और चीज़ दे रहे हो, तो क्या आप उसके कैरेक्टर को हर्ट नहीं कर रहे हो? क्या वो रिश्वत नहीं दे रहे हो आप? तो रिश्वत जब दे रहे हो तो फिर हम किस मुंह से कहें कि इस सोसाइटी में रिश्वत नहीं होनी चाहिए? जब सियासत की बुनियाद, इलेक्शंस की बुनियाद लोगों को खरीदे फरोख्त करके ये रहेगी, तो फिर यही नतीजे निकलेंगे जहां हम आज खड़े हैं। और क्या नतीजा निकलेगा? कोई और नतीजा निकल सकता है? जहां हम खड़े हैं आज वही हैं, इसीलिए खड़े हैं हम। अपने हाथों से करता आदमी कारनामे, ये हमने अपने हाथों से बोया है। ये जो मुफ्त खाने की, भीख मांगने की और भीख देने की आदत हो गई हमको, ये बंद होना चाहिए। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, ज़ाती तौर ख़िलाफ़ हूँ इसके। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। तो नाजरीन, इसी पानी सप्लाई के हवाले से रिजर्वायर 15,000 का यहाँ पे बन रहा है और आसिम हाशमी जी के ज़रिए से इसकी भी यहाँ पे संगे बुनियाद डाली जा रही है। आप देख रहे हैं, खोद रहे होंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आसिम साहब, आज आपने यहाँ पे देखिए इसकी भी बुनियाद डाली है, कब तक ये भी मुकम्मल होकर के इन लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो है एक बड़ा कदम है। 15,000 गैलन का ये रिजर्वायर बन रहा है। इससे तो पूरे इलाके को जो एरिया है तो इनके तो मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह पानी के। मुझे लग रहा है कि पानी का मसला कोशिश करेंगे कि हमारे वक्त में जो है हल हो जाए। इसके अलावा भी यहाँ के लोगों ने मेरे साथ बातचीत करते हुए दौरान ये बताया कि यहाँ की रोडों की काफ़ी खस्ता हालत है और बिजली की काफ़ी शिकायत इन्होंने की, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उन पर क्या देखिए, रोड सेक्टर में जो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, वहाँ रह गई थी। रोड सेक्टर में जो है मेरी सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उसके ऊपर रहती है, PHE से भी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा झगड़ा रहता है R&B वालों के साथ, लेकिन वहाँ कुछ कॉम्प्लिकेसीज़ हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, PMGSY जो है ये आपका, ये PMGSY रुक गया हुआ 2-2.5 साल से। लेकिन फिर भी मैं आपको एक खुशखबरी सुना दूं, मेरे एफर्ट से काउंसिल में हमारा एक लड़का था वहाँ अपना इसमें PMGSY में था नोडल अफसर TO मुकेश, उसको बेचारे को और एक्सियंस को 2 रोड्स अपग्रेडेशन में मैंने ज़ाती तौर उनमें एफर्ट्स करके करवाई, उनमें टेंडर हो गया। एक आपका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेस्टिजियस रोड है वहाँ शिवाडाल से लेके खनकोट तक, 18.5 करोड़ रुपए का टेंडर उसका हो गया। एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बाहर पड़ता है, मैंने उसमें एफर्ट किया सबसे ज़्यादा, आपका भरत रोड शिवाड़ान से लेके भरत तक, उसमें भी 13-13.5 करोड़ का टेंडर निकल गया और टेंडर फाइनलाइज हो गए। इसके अलावा और भी रोड्स हुई उसमें, लेकिन उसमें भी अड़चन आई थी। 6 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि इसमें 75% कोई BT जिसमें होगा सिर्फ उसमें अपग्रेड। फिर मैं बनाया पूरा रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टेक अप करके ये रोड्स करवाई। यहाँ छोटी छोटी रोड्स हैं, आप कह रहे हो रोड। अब बदकिस्मती ये है कि लैंड कंपनसेशन का इशू आता है हमारा रोड्स में इस वक्त। ये जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा PMGSY में रोड्स बन गई हैं, जो मेरी नज़र पड़ी मलवाना के नीचे से, और टेकअप पॉइंट आबली मासरी का मलवाना से है। अगर मुझे कोई पूछे तो वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिफीट किया है उसने। वहाँ से जो मलवाना से टेकअप पॉइंट है आबली मासरी का, उसकी वजह है मलवाना के जो मेजर जो गाँव है लोनपुरा और बतल, ये दोनों रोड पे नहीं है।
और मेरी हैरानगी इस बात पे हो कि ये अहम तरीन गाँव 2 क्यों रोड पे नहीं है। अब PMJSY तो रही नहीं, मैंने डिस्ट्रिक्ट प्लान में झगड़ा करके डिस्ट्रिक्ट प्लान में लोनपुरा और बतलकेल रोड डलवाई है, लेकिन मुझे नहीं पता वो बन क्यों नहीं रही। यहाँ लोगों का लैंड का डिस्प्यूट है, इस वक्त उसमें पैसा मौजूद है, इनको सरपंच साहब को पता है, टेंडरिंग भी हो गई। एक मैंने ज़ाती तौर टेंडर में अपनी CDF से इनको मलवाना में डाला, मलवाना गाँवों को यहाँ से कनेक्ट करने के लिए। मैं सिर्फ इस बस्ती की बात कर रहा हूँ, मलवाना आवली मासरी तो रोड अंदर तक है। हाँ, एक और डिमांड है इनकी, मैं उसमें लगा हुआ, वहाँ गुंदना से लेके आवली मासरी तक एक कनेक्ट होगा रोड का, उस पे भी इंशाल्लाह मैं लगा हुआ, उसमें स्टेट प्लान में इस साल पैसा डलवा के अगले साल तक वो भी हो जानी चाहिए। यही है रोड्स की डिमांड। ये नबार्ड में मेरी रोडें गई हुई हैं। नबार्ड में मेरी सबसे फ्लैगशिप जो पहली रोड थी ऑब्जेक्टिव, वो ये डोनली गड़त्तर से लेके मलवाना तक, वो सेक्रेटरीट नवंबर 2021 में गई है। वहाँ से नबार्ड की बॉम्बे जाती फाइल, वहाँ से हो गई फाइनल स्टेज में, सिर्फ एक मीटिंग होनी है, उसके बाद वो इंशाल्लाह हो जाएगी। इस एरिया की बात कर रहा हूँ, बाकी एरियाज में भी हमने काफ़ी काम किया। आपने ये भी बताया अभी कि आपने आउट ऑफ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी की भी रोडों की बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन चीज़ों का क्रेडिट खुद को लेना चाहते हैं, कल को कोई और उठेगा। जिस तरीके से घाट रोड पर जब मैग्नेटाइजेशन का काम हो रहा था, भरत रोड पर मैग्नेटाइजेशन का काम हो रहा था, एक दिन आपने रिबन काटी, दूसरे दिन किसी और ने रिबन काटी। बात दुरुस्त कही, मैं इसका जवाब दूंगा आपको। अगर आपने अभी तक देखा होगा 2 साल में कहीं अगर मैं क्रेडिट लेने आया हूं किसी चीज़ के लिए तो बताइए। ये जो मैं बात कर रहा हूं पहली बार कर रहा हूं आपके पूछने पे। अलबत्ता लोग अननेसेसरी इन चीज़ों पे सियासत करते हैं, मैं करता हूं ना, और कोई बताए कि मैंने कहीं इस चीज़ को, मैं कौन होता हूं करने वाला तो वो मालिक बैठा ऊपर। अगर वो हमको इख्तियार ना दे तो हमारा न ज़ुबान चलेगी न कलम चलेगा। करता वो रब है, उसी की बरकत से, उसी के फजल से। क्रेडिट लेने की बात नहीं है, बात है एफर्ट्स की, बात है नज़र की। आपके एफर्ट्स क्या रहे? मेरे एफर्ट्स आप R&B डिपार्टमेंट को पूछो, जिनको मैं सबसे ज़्यादा तंग करता हूं। आप बताइए ना लोगों को, क्योंकि कल कोई और उठेगा तो वो बोलेगा वो तो मैंने आपको सामने कहा, मैं किसी वक्त अब लिस्ट ले आऊँगा कि क्या क्या किया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रोडें मैं कह रहा हूँ इनका किसी को खबर नहीं है आज तक। अब पता चलेगा लोगों को जब टेंडरिंग के बाद आएगी, खबर तक नहीं। हालांकि मैं वहाँ ऐसा भी तो हो सकता है लोगों को देख करके डिपार्टमेंट के लोगों ने खुद से इन तमाम चीज़ों का मुआयना किया होगा और फिर खुद से इन चीज़ों को डिपार्टमेंट, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ डिपार्टमेंट की कोऑपरेशन से ही तो काम होता है सारा। देखो मैंने तो नहीं जाके करना ना, करना तो डिपार्टमेंट, ये जो कर रहे हैं ये तो ये करेंगे ना, ये तो डिपार्टमेंट कर रहा है ना। मेरा क्या एफर्ट होता है? मेरा एफर्ट होता है बोलना डिपार्टमेंट को, कंसीव करना आइडिया को, करवाना आइडिया को, आगे बढ़ना। भारत रोड के हवाले से आपने क्या बोला? भारत रोड के हवाले से तो मुझे हमेशा दुख रहा। भारत रोड मुझे याद है 2008 में, 2008 की बात है, यहाँ भारत रोड में एशियन डेवलपमेंट बैंक से फाइनेंस होती थी। एक क्या नाम था उसका, मुझे भूल गया नाम उसका, जो एक यूनिट होता था स्टेट में, अभी मौजूद होगा, इरा के जरिए 32 करोड़ रुपए का काम आया। कहाँ है वो? बताइए ना कहाँ है वो, वरना भारत रोड को डबल लेन होना चाहिए था। कहाँ गया वो 32 करोड़ रुपया? 32 करोड़ रुपया आज से 14 साल पहले की बात कर रहा हूँ। दैट विल कम टू 100 करोड़ टुडे, अगर आज के हिसाब से चलेंगे तो आप सोच लीजिए ना, उसका पता ही नहीं चला कहाँ गया। उसके बाद भारत रोड पे मैं जब चलता था तो मैं वो आपका जो वो है एक गोल पिंडोर आप कहते हैं ना, वहाँ एजिंग तक मैंने दिलवाई जाके पर्सनली, क्योंकि वहाँ मैंने देखा यहाँ खतरा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। मैं क्रेडिट लेने के लिए नहीं ये बात कर रहा हूँ, आपने पूछा मैं बता रहा हूँ, वरना मैं एक बात ये भी है कि डीडीसी जितने भी बने या जब से ये यहाँ पे पूरा यहाँ पे 3-tier सिस्टम चला, उसके बाद यहाँ पे डीडीसी जितने भी कैंडिडेट चुने गए उनके मामले में काफ़ी सारे इलाकों में जाने के बाद हमें शिकायत लोगों की दर्ज हुई कि डीडीसी बने, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो पहले बताया था हम इस तरीके से करेंगे, ये सिर्फ डिपार्टमेंट के नाम के क्रेडिट्स खुद को लेते हैं और अपना कुछ करते नहीं। क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता, उनका जवाब तो वो देंगे, मेरी तो सामने आपके बात। देखिए मैं तो आपके सामने हूँ, मैंने शुरू से कहा, जब मैं इलेक्शन कैंपेन में भी था तो इन लोगों को पूछिए जितने भी लोग थे, मैंने किसी से ये वादा नहीं किया कि मैं कोई काम करूँगा। सामने है, मैंने कहा था काम होने बहुत मुश्किल है। और जब पिछले दिनों यहाँ LG साहब आए, ये भी बता दूँ इन लोगों को, LG साहब आए पिछले दिनों तो हमारी मीटिंग हुई 1-to-1 काउंसिल की, और मैं कौंसल की तरफ से बात कर रहा था LG के साथ, राइट। मैंने जो इश्यूज उठाए वो सुन लीजिएगा आपको,
और मैं गलत कहीं पे साबित नहीं हुआ ऊपर वाले के फजल से, क्योंकि मुझे आइडियाज़ हैं। मैंने सबसे पहले उनको कहा कि हमको लोगों को रोड का मुआवजा नहीं मिला है, मुआवजा दे दीजिए जो रोड्स बनाई है आपने। उन्होंने गोलमोल साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं देते मुआवजा। अब वहाँ CS बैठा था, उसने कहा मुआवजा जिसने रोड बनानी होगी वो ज़मीन देगा, फिर रोड बनेगी। फिर हमने कहा सब ने कि भाई वो पुराना तो दे दो, नया बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि रोड जिसको बनानी होगी, अभी भी जो हमने नाबार्ड में दिए हैं प्रोजेक्ट, मैंने 8 प्रोजेक्ट दिए नाबार्ड में, मैंने कहीं ढोल बजाया? मैंने किसी को कहा 8 प्रोजेक्ट? मैं बात ही नहीं करता जब तक नहीं होगा। मैंने इनका कभी बताया? हाँ, ये जो आप जैसे कह रहे हैं, मैंने वो वाला जो है माला में 2-4 बार कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ये कर रहा हूँ, इंशाल्लाह किसी दिन हो। पर्सनली तो डिपार्टमेंट आपको बोलेगा पर्सनली कैसे उनके पीछे लगा होता था हर वक्त। तो कहने का मतलब ये बाकी भी करें हमारी सर आंखों पे। उनके लिए क्या मैसेज? रोड की बात करी है, मेरी घर की रोड, तो जाइए पूछे किसने बनाई है वो। उसमें तो रिबन आपने भी काटी, तो दूसरे आदमी नहीं, मैंने रिबन नहीं काटी थी। अब मेरी बात सुनिए, ना मुझे शौक है काटने का, ना मैंने काटी थी रिबन, ना मैंने। वो डिपार्टमेंट वालों को मैंने रोक के रखा था, तुम ब्लैक टॉप नहीं डालोगे। मैं ऑफिस जा रहा था, उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ा मुझे कि ये नारियल है, इसको फोड़ो। मैंने कहा जेई को तुम फोड़ो, मैं नहीं फोड़ता, जाओ चेक करो आप। वो लड़का था, उसने फोटो उठाया। आप भी उधर थे? क्यों नहीं होता, मैंने रोड बनवाई है वो, मैंने सारी रोड, मैंने डबल लाइनिंग की प्लानिंग करवाई है सारी कुछ। जिसने वो रिबन काटी उसको फिर आपने कुछ क्यों नहीं बोला? मैं क्यों बोलूँगा, मुझे क्यों रिबन काटने? 10 लोग यहाँ भी ले आओ काटने के लिए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। आप जितने मर्जी रिबन काटने के लिए ले आओ जी, जो भी दूसरे डीडीसी दे दूंगा उनको, जो भी दूसरे रिबन काटने। देखें, बात सुने, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मेरा ढंडूरा पीटने से कुछ नहीं होगा, मेरा रिबन काटने से कुछ नहीं होगा। काम खुद बोलता है। हाँ, अलबत्ता ये मैं वसूख से कहूँगा, ऊपर वाले के फजल से अल्लाह ताला ने इतनी कैपेसिटी दी थी कि अगर वो हालात होते जो 4 साल पहले थे अपनी रियासत के, तो फिर इंशाल्लाह बहुत कुछ करते। लेकिन आज हम लोगों के इख्तियार में बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं। मेरे CDF जो है, जाइए, मैं वाहिद आदमी हूँ जो चैलेंज करके बोलता हूँ, आओ उसको ऑडिट करो, एक 40 कोड़ी का ऑडिट करो और काम देखो। इस वक्त भी जाइए CDF को देख लीजिए, एक एक चीज़ को। मैं अब रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने CDF में लास्ट ईयर सबसे पहले 30 लाख की तो एम्बुलेंसेज ही खरीदी थी, आपके सामने, कोई और बताए, ठीक है। मैंने जनाब स्विंग मशीन्स खरीदी, वो सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए अभी तक नहीं हुए, वो अवेलेबल हैं। मैंने CDF में जो है क्या कहते हैं उसको, ये इसी गाँव में बैठ के इसी जगह खड़ा होकर हमने सोलर पैनल दे दिए उधर उस गाँव को, टेंडर वालों को, जिनके बेचारों को 6 महीने बिजली नहीं होती है। यहाँ कुछ लोग नाराज़ हो गए कि हमको नहीं दिया। मैंने कहा इतने कहाँ से लाऊंगा, तो दूंगा। लेकिन कहने मतलब ये है कि वो भी सामने है, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ हमने यूटिलाइज़ किया। बाकी करना अल्लाह ताला ने है, हम कोई करने वाले होते नहीं है। ना कोई दावा कर सकता कि मैं कुछ करूँगा, वो कर, जो ये दावा करेगा कि मैं वो करूँगा, ये करूँगा, फलान करूँगा, वो तो काफिर है। कैसे दावा कर सकता है? इंसान को अपना खुद की खबर नहीं होती तो इंसान दावा कैसे कर सकता है? इसीलिए मैंने न तब दावा किया, ना मैं आज दावा करता हूँ। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा, नियत साफ है, हिम्मत के मुताबिक करोगे इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ताला ने जब भी चाहा, जो मेरे इख्तियार में होगा मैं करता हूँ। आप मुझे ये बताइए, काफ़ी सारे आपके डीडी से आखिरी सवाल है, उन लोगों के बारे में जिस तरीके से बात है कि वो काफ़ी सारे लोग जो हैं DDC बनने के बाद अपने इलाकों में वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ से उन्होंने वोट हासिल किए। काफ़ी सारी शिकायत हमारे पास पहुँचती हैं कि ये लोग वोट लेने के टाइम तो डंडूरा पीटते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद कभी नज़र ही नहीं आती। यहाँ तक भी बोल देते हैं कहाँ रहते हो। क्या कह सकते हैं, अब उनका जवाब तो मैं नहीं दे सकता ना। देखें, हर एक मैसेज क्या रहेगा? मैसेज ये है कि ये बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। देखें, लोगों का बोझ आपके कांधों पे आ जाए, इसका जवाब अल्लाह को देना है ज़मीन से ज़्यादा। ज़मीन वालों की तो खैर है, लोगों का परेशानी नहीं रहती है। इसीलिए मैं इस बोझ को उठाने के लिए तैयार ही नहीं थे। मुझे तो इन्हीं लोगों ने पकड़ के लाया था, इन्हीं लोगों ने। वो इलेक्शन भी इन लोगों ने लड़ा था, इन लोगों ने जदोजहद की थी। मैं ये भी कहूँगा कि उस इलेक्शन में जो मैंने लड़ा था ख़ास करके मुख्तलिफ था। मुझे पता भी नहीं है वो लोग जिन्होंने बेचारों ने मुझे मिले भी नहीं हैं, आज भी नहीं मिले हैं। ऐसे भी लोग हैं जो एक पहाड़ से चढ़ते थे दूसरे पे उतरते थे, ना रात था ना दिन था, इलेक्शन में जदोजहद कर रहे थे। ऐसे लोगों की जिम्मेदारी उठानी बड़ी भारी है। मैं अपनी बात करूँगा, एक भारी वज़न होता है, ठीक है, ये भारी वज़न होता है। मैंने जब इलेक्शन जीता था, यहाँ एक शख्स, मैं नाम नहीं लूँगा, यहीं पे है, वो सुन रहा है, इलेक्शन के 10 दिन के बाद मेरे पास बैठा था। वो कह रहा आप मुस्कुराते क्यों नहीं हो 10 दिन के बाद? आपको तो खुश होना चाहिए, आपने तो इतना बड़ा इलेक्शन जीता, इतना बड़ा हराया। मैंने कहा किस बात की खुशी,
खुशी वाली तो कोई बात ही नहीं है, ये तो बोझ है, ये भारी वज़न है। और जिन हालात से हम गुजर रहे हैं खास करके, उनमें तो और भारी वज़न है, जहाँ हमारी शनाख्त को, जहाँ हमारे तगज़्ज़ुज़ को, जहाँ हमारी आइडेंटिटी को, जहाँ हमारे कल्चर को, हर चीज़ को इस वक्त निशाने पर रखा गया है। ये तो और भारी वज़न है हमारे ऊपर। ये जो दौड़ते हैं ना उधर सियासत करने के लिए, करें वो सियासत, हमको उस सियासत कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं उस सियासत के साथ, क्योंकि ये सियासत वो सियासत है जिस सियासत में ना आप अपनी शनाख्त को, ना अपनी आइडेंटिटी को, ना अपने आप को बचाने के लिए कोई जदोजहद कर सकते हो, ना करोगे। मैं ये भी कहूँगा ये डेवलपमेंट जितनी भी हो रही है, ये डेवलपमेंट अपनी जगह, लेकिन इस डेवलपमेंट के अलावा जो इस रियासत की अपनी आइडेंटिटी, इसकी शनाख्त है, जो इसमें जो कम्युनल हार्मनी है, जो इसमें लोगों का आपस में, कम्युनिटीज़ का आपस में कोहेसिवनेस थी, और जो यहाँ डेवलपमेंट होती थी पहले, उस डेवलपमेंट को जो है तब आएगी वो डेवलपमेंट जब ये रियासत का जो है अपना एक आइडेंटिटी बचेगी, हम लोगों की आइडेंटिटी बचेगी, हम उस मयार पे खड़े रहेंगे जो ये मयार था। लेकिन हमारी लैंग्वेज तक पे हमला है। आज ये समझ नहीं आती हमारे जो सरकारी कागजात है किस ज़बान में आ रहे हैं, कागजात सरकारी किस ज़बान में आ रहे हैं किसी को पता नहीं है। पता है किसी को? मुख्तलिफ ज़ुबानों में आते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ सरकारी, ये कहीं नहीं है और कि 4-5 सरकारी ज़बानें, यहाँ पे 4-5 सरकारी, यहाँ तो कोई और ही सिलसिला चल रहा है ना, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है। उन चीज़ों को बचाने के लिए, उन चीज़ों के खड़े होने के लिए अगर किसी को सियासत करनी है तो हम उसके साथ हैं। बाकी कोई और कहेगा मैं वो करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, वो तब नहीं किया जब आप कर सकते थे। आज क्या करेंगे बताइए ना, जब आपके पास इख्तियारात होते थे। मैं हैरान हूँ कि लोगों ने मिनिस्ट्रियाँ लेके सड़कें क्यों नहीं बनाई हैं। मुझे इन हालात में काम अगर दौड़े ना आदमी, एफर्ट करे तो काम आसान लगता है, लेकिन शौक ही नहीं रहा है। अब मैं बात नहीं करूंगा, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो एक जो हमारे ओपोनेंट थे उनके बारे में ये कह रहा था, उन्हें जी सड़कें बनाई, फिर पता चला वो तो कोई और मामला, ठेकेदारी थी। अब बताइए, मैं कहना नहीं चाहता हूँ किसी बारे में, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इन हालात में, इस सूरत हाल में, इस रियासत के हर बंदे के जहन को जाकर टटोलो, उसके अंदर क्या है, परेशानी, एक डिस्टर्बेंस है। ठीक है, ये यहाँ पे आज से 5-7 साल पहले जो ये बात कर रहे हैं ना, ये जो हम कर रहे हैं ये JJM का, 5-7 साल पहले आपकी सड़कों में पाइपें पड़ी होती थी, और आज एक पाइप के लिए हम तरसते हैं। हम तरसते हैं DDC, एक पाइप मिले, कहीं नहीं पड़ी होती थी, लोग घरों में ले जाते थे। था गलत वो, लेकिन थी, अवेलेबिलिटी थी, पाइपों की अवेलेबिलिटी थी, लैंड कंपनसेशन मिलता था, हर चीज़ मिलती थी। मतलब मैंने, अब बात करूँगा, मैंने इस टाइम में कुछ लोगों को जिनको कहा था, जिनकी बहुत मजबूरी थी, अपने जेब से पाइपें दी है। ये क्या है? बिजली डिपार्टमेंट को तो क्या कहना है जी। बिजली डिपार्टमेंट एक, मैं बताऊंगा बिजली डिपार्टमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बिजली डिपार्टमेंट एक अजीब किस्म के उसमें ना, वो एक अजीब किस्म की दुकानदार में कन्वर्ट हो गई है। वो दुकानदार जो नकदी भी लेता है और खाते में भी लिख के रखता है। ठीक है ना, 2-2 खाते रखे हैं एक आदमी के, उधर से नकदी लेता है, उधर से निकालता बकाया। एक दुकानदार वो भी होते हैं ना कुछ, आपने देखे वो दुकानदार, आप उनको नकदी दे दो, किसी दिन आपने उधार लिया होगा, नकदी दे दो तो आपने दे दिया होगा, कुछ अर्से के बाद वो खाते से निकालेंगे वो पैसे, बाकी वही हैं बिजली वाले। ये गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये पूरा डिपार्टमेंट इस वक्त एक्सप्लॉइट कर रहा है और बदले में कुछ नहीं दे रहा है। ये जो इन्होंने बताया किसी ने पोल तो है ही नहीं कहीं, और मैंने इस पे भी सबसे ज़्यादा हंगामा, जब हमने शुरुआत की हमें बताया गया, पिछली बार भी मीटिंग में उठाया, मिनट्स देख लीजिए, उससे बाद भी आप कह रहा हूँ, कहा 40 करोड़ रुपए का एक ही टेंडर लगाएंगे जी हम, बताया, गवर्नमेंट ने बताया, फिर 35 पे आ गए इस इलाके का, फिर टेंडर ही गायब हो गया, अब एक पोल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैंने इस साल CDF से पोल खरीदे कुछ, लेकिन मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कहाँ पहुँचेंगे 80-90 पोल। ठीक है, मैंने उस इलाके में सबसे ज़्यादा, यहाँ से बुरी हालत थी खनकोट की, अगर आप जाते वहाँ दे दिए कुछ। परशोला एक शेड्यूल कास्ट बस्ती है और वो शेड्यूल ट्राइब गुजर रहते, वो तो बिल्कुल नेगलेक्टेड थे, उनको तो कुछ भी नहीं, उनको दे दिए कुछ। मैंने CDF से, मैंने कहा अब CDF से ही खरीदूंगा और क्या करूँगा, अपनी CDF से पोल खरीदे, पोल दे दिए कुछ इलाके तक जहाँ तक हो, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट कुछ नहीं दे रहा है। इनके एक्सचेंज के पास इख्तियारात नहीं रखे, सारे वहाँ पे इख्तियार हैं, पता नहीं कहाँ इख्तियार हैं। मैं कब से कह रहा हूँ कि 4-5 लोग जो है बैठ के फैसला करते हैं, जो नॉन इलेक्टेड हैं,
जो नॉन रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो फैसला करते हैं सारे कुछ। उनको क्या पता लोगों का तकलीफ़ क्या है, उन्हें क्या पता आबली मासरी कहाँ है, उन्हें क्या पता मलवाना और ये आपका जो डोलनी गड़तर और ये चिलवन और शादीवन है ये कहाँ है, उन्हें क्या पता यहाँ की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये जो शख्स ने आपको 2 बिल दिए हैं, इनके मुताबिक कि ये एक ही कनेक्शन पे इनको 2 बिल आ रहे हैं, तो इस पे आप क्या करेंगे अब? नहीं, ये तो दुरुस्त हो जाएगा, 1 मिनट में एक बात करेंगे, कहेंगे गलती हो गई जनाब, ठीक करते हैं, लेकिन ये तो मसले का हल नहीं है ना, वो दूसरे को फिर देंगे। तो बात क्या हुई? बात ये हुई कि ये बिल बुनियादी तौर दुरुस्त भी हो सकते, लेकिन हैरेसमेंट तो हो गई ना, एक परेशानी तो हो गई उस गरीब आदमी को जिसके ये बिल है, परेशान तो कर दिया। गरीब आदमी तो डर गया ना सरकारी बिल देख के। ये उनकी तरह मालदारों की तरह तो नहीं है जो सरकारें चलाते हैं। इस गरीब आदमी को कोई नहीं पुरसाने हाल है। ये हमारे इलाके के लोग, सुनिए, ये हमारे इलाके के लोग इस वक्त वो हालात क्रिएट कर देंगे। अगर ये लद्दाख जाके बेचारे मजदूरी नहीं कर रहे होते तो भूखे मरते, किसी के पास इनको देने के लिए कुछ नहीं है। आखिरी सवाल आपसे, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर शेखपुरा टू लोडना रोड है, उसकी भी खस्ता हालत है, यहाँ के लोगों से हम जानना। तो वो हो गया है, उसमें टेंडर भी हो गया। कब का हो गया है टेंडर? उसमें भी टेंडर हो गया। शेखपुरा लोडना में जो पोर्शन था, ख़राब पोर्शन, जनाब हमने उसको काउंसिल में उठाया 3-4 बार। फाइनली हमको आज से पिछली मीटिंग में उसमें कमिटमेंट दे दिया गया कि टेंडर हो गया। अब मैं चेक करता हूँ एक बार उसको, फिर आई चेक इट, मैं चेक करता हूँ उसको। अभी एक्सीएन को पूछते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल नाज़रीन, आपने देखा आसिम हाशमी साहब के साथ मुसलसल और मुफस्सल गुफ्तगू के बाद आप तक क्या नतीजा पहुंचा। फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को मेरे साथी अमरजीत के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।